हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये हमारा जो नेक्स्ट जो इससे पहले जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, यदि हम इसकी बात करें इसी यूनिट का, यानी सेकंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर जो है 8 नंबर का, इसका डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन रहेंगे उनके बारे में रहेगा। किस टाइप से इन मिनरल न्यूट्रिशन हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे क्या इनके यूज होते हैं, क्या इनकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज हो जाती है। तो इस टाइप से इस लेसन के अंदर मेन रूप से जो मिनरल न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होते हैं उनका डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट यदि हम डेफिनेशन देखें तो देखिए न्यूट्रिएंट क्या रहेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर कहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए वह किसी न किसी प्रकार के जो मटेरियल या सब्सटेंस रहते हैं उनको इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है या कहें कि एक्सेप्ट करता है। तो ये जो उसकी बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ या उसकी लाइफ साइकिल के लिए एक कंपल्सरी पार्ट है। यदि वो एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल जो सब्सटेंस है उसे प्रोवाइड नहीं होगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है या फिर कहें कि उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो अपने लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट के लिए या कहें कि अपनी लाइफ को एक लिविंग स्टेज में बनाए रखने के लिए जो इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर हैं या सब्सटेंस हैं जिनका ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्शन करता है या एक्सेप्ट करता है, उन सभी पार्टिकल्स को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो न्यूट्रिशन रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर या सब्सटेंस जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करता है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। अब इसमें मेनली 2 टाइप्स के पार्टिकल्स रहते हैं। एक पार्टिकल्स रहता है ऑर्गेनिक और सेकंड जो पार्टिकल्स रहता है वो रहता है इनऑर्गेनिक। तो एक जो है ऑर्गेनिक और सेकंड पार्ट रहेगा इनऑर्गेनिक। तो ये जो पार्ट है ऑर्गेनिक, यदि इस पार्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ऐसे सब्सटेंस रहेंगे जो कार्बन से जिनका फॉर्मेशन होगा। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी फूड मटेरियल हुआ, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है या कहें ऑर्गेनिक पार्ट रहते हैं, एक तो ये रहेंगे जिनको इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड पार्ट होता है इनऑर्गेनिक पार्ट होता है कि इनके साथ साथ इनऑर्गेनिक पार्ट जैसे हम बात करें जैसे साल्ट रहते हैं, जैसे सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, पोटेशियम हुआ, आयरन हुआ, इन पार्ट को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कहें कि न्यूट्रिशन की यदि बात करें या न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट होंगे। अब इनके बेस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 टाइप से जो उनको क्लासिफाइड किया गया या कहें कि 2 टाइप्स के अंदर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो 2 टाइप से जो डिवाइड किए इनमें देखिए, फर्स्ट है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म और सेकंड है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हम ये कहें कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही पार्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं। यानी ऑर्गेनिक पार्ट भी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और इनऑर्गेनिक पार्ट भी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करते हो वो सभी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके बाद ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक जो है वो केवल इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक, ओनली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो रहेंगे या इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट रहेंगे केवल इन्वायरमेंट से उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे और ऑर्गेनिक का सिंथेसिस करेंगे।
यानी ये जो है ये तो इन्वायरमेंट से लेंगे, और यदि बात करें ऑर्गेनिक, इसका ये सिंथेसिस करेंगे, ये, जबकि ये ऑर्गेनिक का सिंथेसिस नहीं करते हैं, ये इन्वायरमेंट से ही ऑर्गेनिक लेते हैं। और यदि अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हम बात करें जैसे ग्रीन प्लांट रहते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इनकी बात करें तो एनिमल हुआ, फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये तो थे हमारे ऑर्गेनिज्म। हमें जो मेनली जो बात करनी है वो हमें किसकी करनी है, प्लांट की बात करनी है। प्लांट आते हैं इस कैटेगरी में, यानी ऑटोट्रोफिक। तो प्लांट जो है वो प्लांट केवल इनऑर्गेनिक को ही इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करेंगे। तो इस लेसन में केवल उन न्यूट्रिएंट्स जो है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, जो हमारे, हम ये कहेंगे, देखिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, प्लांट की। तो प्लांट आते हैं ऑटोट्रोपिक में, और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हमेशा इनऑर्गेनिक को तो इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करेंगे और ऑर्गेनिक का सिंथेसिस अपने आप करते हैं। तो इनऑर्गेनिक को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके क्या फंक्शन रहेंगे, क्या उनके यूज रहेंगे, या फिर कहें कि इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट रहेंगे उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। सेकंड है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नेक्स्ट यूनिट में फोटोसिंथेसिस के नाम से टॉपिक आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये पार्ट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इनऑर्गेनिक कौन से जो न्यूट्रिएंट है जिनको प्लांट एक्सेप्ट करेंगे। अब ये आ जाता है कि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से इनऑर्गेनिक, यदि एलिमेंट्स की बात करें तो हम ये कहें कि 100 से अधिक एलिमेंट्स ऐसे इन्वायरमेंट में जिनको डिस्कवर किया गया है। अब यदि बात करें क्या एलिमेंट्स, क्या सभी जो एलिमेंट्स थे या सभी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे उन सभी की रिक्वायरमेंट हुई प्लांट को। तो इसकी स्टडी के लिए यहाँ पर अलग अलग मेथड लिए गए जिनसे ये शो किया गया कि किन कंपोनेंट की प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मेथड है जिनके बेस पर हमने ये डिसाइड किया प्लांट में ये कंपोनेंट होते हैं, अब हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से मेथड है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेथड फॉर स्टडी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, इन मिनरल न्यूट्रिएंट जो रहते हैं इनको कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट हैं इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इनकी स्टडी करने के लिए जो मेथड है उनकी बात करें तो यहाँ पर मेनली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है एनालिसिस ऑफ प्लांट एस, सेकंड मेथड है सैंड कल्चर, और थर्ड मेथड है हाइड्रोपोनिक्स या वाटर कल्चर। ये मेनली 3 मेथड है जिनके द्वारा हम ये देखेंगे कि प्लांट के अंदर कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है यदि इसकी बात करें तो ये देखिए कि एनालिसिस ऑफ प्लांट एस, इसके बेस पर देखेंगे तो देखिए कि इस मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट में हम जो प्लांट रहता है उस प्लांट के पार्ट को यानी छोटा पीस लेते हैं या कहीं टिश्यू लेते हैं। तो जो पार्ट या टिश्यू ले रहे हैं उस पार्ट को हमने कहा फ्रेश प्लांट या फ्रेश टिश्यू। जिस पार्ट के अंदर हमें ये देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है या प्लांट में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी उसको। तो इसके बाद देखिए इस फ्रेश जो प्लांट है या टिश्यू है इसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में 1 और 2 डेज, या तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ओवन के अंदर रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जब हम ओवन में इसको लंबे टाइम तक 1 या 2 दिन के लिए रखेंगे तो इस प्लांट के पार्ट में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी वेपर के रूप में बाहर हो जाएंगे। यानी हम ये कहें कि इसमें से H2O पार्ट है वो बाहर हो जाएगा। किस फॉर्म में होगा, वेपर के रूप में यहाँ से हट जाएगा। जब इस पार्ट में से H2O मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं तब जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं ड्राई पार्ट, और उसका वेट किया जाता है, उसी वेट को हम कहते हैं ड्राई वेट। तो ड्राई वेट क्या हुआ कि प्लांट या टिश्यू को हमने 70 से 80 डिग्री सेल्सियस जो है
उस पर रखते हैं, उसके बाद उसके वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर के रूप में हट जाते हैं। तो जो पीछे जो पार्ट बचता है उसको कहते हैं हम ड्राई पार्ट, और उसका वेट करने के बाद हम उसे कह देते हैं ड्राई वेट, कि उसमें कितना वेट। इसके बाद ये जो ड्राई वेट जो पार्ट था, इस पार्ट को हम ब्रंट करते हैं 600 डिग्री यानी 600 सेल्सियस पर। 600 जो 6000 जो डिग्री सेल्सियस पर इसको हम ब्रंट करेंगे। तो देखिए 6000 पर जब इसको ब्रंट करेंगे, देखिए ये जो पार्ट था इसको हमने 600 तो 600 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हमें ब्रंट करेंगे, तो इस पार्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, लिग्निन है, सेलुलोज है, जो भी इसमें पार्ट रहेंगे यानी जो कंपोनेंट है, जैसे हम बात करें प्रोटीन, जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का है। इसके बाद यदि हम बात करें जैसे फैट है, इसके बाद जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज हुआ। तो ये जो पार्ट रहते हैं, ये पार्ट इस ड्राई वेट में थे, ये सभी जल जाते हैं, ब्रंट हो जाते हैं, और इसके बाद इनसे जैसे CO2, NH3, SO2 और H2O भी बनता है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये पार्ट बनेंगे, तो इसी के साथ देखिए H2O भी रहेगा, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये H2O जो प्लांट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी बात है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनके ब्रन होने से जो बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये ब्रंट होगा तो उस समय ऑक्सीजन को यूज में लेगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा। जब प्रोटीन यदि बात करें तो प्रोटीन के अंदर ग्रुप रहता है ये NH2, R और इसके बाद COOH और H। तब ये जाता है उस समय CO2 प्लस NH3, अमोनिया बनती है। तो इस तरीके से जो भी पार्ट बनेगा उनके अकॉर्डिंग ये पार्ट यहां से इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, वेपर के रूप में हट जाते हैं। इसके बाद जो पीछे जो पार्ट बचता है उसको कहते हैं प्लांट एस, और इस प्लांट एस का एनालिसिस किया जाता है और हमें पता चल जाता है कि प्लांट में कौन कौन से जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये जो पार्ट रहता है, इसके अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट रहेगा वो प्लांट में ही था, तो इससे हमें शो हो जाता है। देखिए इसका एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल है वो मैं बता देता हूं कि जैसे कोई प्लांट रहता है, उस प्लांट के एक छोटे से टुकड़े को हम काटते हैं, तो नॉर्मली हम उसे कह देते हैं गिल्ली लकड़ी है। अब जो उस लकड़ी या कहें कि जो गिल्ली लकड़ी है, तो उसके अंदर यदि बात करें तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यदि हम उसको गर्म कर दें या कहीं धूप में रख दें, उसको सनलाइट में रखेंगे, तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर के रूप में हट जाते हैं। फिर हम उसे ये कहते हैं ये जो लकड़ी है या कहें कि वुड जो है वो ये ड्राई है, सूखी है। जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो तो इन्वायरमेंट में ही चला जाता है CO2 के रूप में, लेकिन कुछ जो पार्ट रहता है वह पार्ट हमें एक डस्ट या कहें राख के रूप में या ऐश के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो पार्ट रहता है, जो हमें बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ही प्राप्त होता है, उस पार्ट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे या फिर कहें कि उसके अंदर जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो हमें राख या डस्ट प्राप्त होती है, उस डस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हैं, और उन्हीं की इस प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से हम ये तो यहां से ये तो डिस्कस कर सकते हैं प्लांट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये डिस्कस नहीं कर सकते किस न्यूट्रिएंट की कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, यहां से पता नहीं चलता है। इसके बाद कौन से एसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, ये भी यहां से पता नहीं चलता है। इसके बाद में और भी जो मेथड हुए, अब इनमें देखिए अगला मेथड आ जाता है सैंड कल्चर। तो जो सैंड या सोयल कल्चर है, अब इसके देखें कि सैंड या सोयल कल्चर है, इसके अंदर क्या रहेगा। सेकंड जो मेथड है
वो है सैंड कल्चर। अब हम बात करें जो सैंड कल्चर की, तो यहाँ पर देखिए कि इस मेथड के द्वारा या कहें कि एनालिसिस ऑफ प्लांट टेस्ट, इसके द्वारा हम कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट जो रहते हैं वो एसेंशियल रहते हैं या न्यूट्रेंट है वो कौन से कंपलसरी है, इनके बारे में स्टडी नहीं कर पाए। कितने अमाउंट में इसका भी नहीं कर पाए, क्या उनके इफेक्ट होते हैं इनका भी नहीं कर पाते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं इनके द्वारा हम किसी भी न्यूट्रेंट की अमाउंट है, उसके इफेक्ट हैं या उसके द्वारा प्लांट में क्या करेक्टर शो होंगे उनके बारे में इनका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सोइल लेते हैं। तो जो सोइल रहती है उस सोइल को सबसे फर्स्ट में हम HCl से वॉश करते हैं। तो HCl से वॉश करने पर सोइल में एक तो स्टरलाइजेशन हो जाती है, कोई भी जो ये डिजीज फैक्टर नहीं बचते हैं। दूसरा पार्ट कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं वो सोइल से सेपरेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम उस सोइल को HCl से वॉश करें। ये जो सोइल रहेगी इस सोइल को हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, यानी जो सोइल थी जिसको हमने HCl से वॉश किया, अब उस सोइल को डिस्टिल वाटर से वॉश करें। तो डिस्टिल वाटर में भी किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, यानी सभी न्यूट्रिएंट अब्सेंट होंगे। इसका अलावा हमारे पास एक ऐसी सोइल प्रेजेंट हुई जो विदाउट न्यूट्रिएंट है, यानी ऐसी सोइल है जहां पर किसी भी टाइप के कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद ये जो सोइल रहती है इस सोइल जो है इसके दो पार्ट बना देते हैं। एक जो पार्ट रहेगा उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट रहेगा, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो रहते हैं उनको ग्रो करवाया जाएगा। देखिए कि ये जो पार्ट है कि जैसे हमने ये कहा कि ये पार्ट इस टाइप से हुआ, इसको एक कोई भी जो बीकर है उसके अंदर लेंगे या कहें कि इसके अंदर जो पोट है उसके अंदर लेंगे। इसके बाद ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने ये सोइल है ये डाल दी। ये जो सोइल है इस सोइल के अंदर सभी न्यूट्रिएंट डालेंगे। न्यूट्रिएंट तो ऑल न्यूट्रिएंट है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सभी न्यूट्रिएंट डालेंगे अब कोई भी जो प्लांट रहेगा वो ग्रोथ करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सभी न्यूट्रिएंट होने पर प्लांट कैसी ग्रोथ करता है, और ये हुआ एक्सपेरिमेंटल प्लांट। इसके बाद जो कंट्रोल प्लांट है जो सोइल रहेगी उस सोइल की बात करें तो इसको हम अनेक जो पीस रहते हैं या कहें अनेक जो पोट रहते हैं उनके अंदर लेते हैं, जैसे इस तरीके। अब इस तरीके से इसको अनेक पार्टों में लेंगे। अब यहां पर देखिए दो मेथड है उनको यूज में लेंगे कि इनमें जो प्लांट है इन प्लांट को लगाते हैं। तो यहां पर जो प्लांट रहेंगे यदि इन प्लांट्स की हम बात करें तो इसके अंदर देखिए कि ये जो प्लांट है इनके अंदर हम जो सोइल ले रहे हैं इस सोइल की यदि बात करें तो इसके अंदर कुछ पार्ट को छोड़ करके, यानी जो मिनरल जो मिक्सर देंगे यहाँ पर इस मिक्सर के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे एक पार्टिकल्स है, जैसे हम ये कहें कि कैल्शियम है वो अब्सेंट किया और शेष बचे हुए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट इसको दिए जाते हैं इस टाइप से। यानी बाकी जो है कैल्शियम को छोड़ करके हम ये कहें ऑल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इससे हमें ये शो हो जाएगा कि इस प्लांट के अंदर यदि कैल्शियम जो एलिमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैल्शियम के यदि नहीं मिलता है इस प्लांट को तब इसमें कौन से करैक्टर शो हो जाएंगे। फिर कैल्शियम के अमाउंट है उसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे और जैसे ही इसकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तब कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज होने पर प्लांट में क्या ग्रोथ होती है वो शो हो जाएगी। तो इससे दो चीजें शो हो जाती हैं, एक तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उससे क्या करैक्टर शो हुआ, दूसरा पार्ट कि कैल्शियम जो है उसकी कितनी अमाउंट उस प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है कि प्लांट को कैसे कैल्शियम देने पर कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कैल्शियम देने पर उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर कैल्शियम के इंक्रीज करने से ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी।
तब पता चल जाएगा कैल्शियम की कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी। ऐसे ही हमने ये तो कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया। दूसरे में हम ये कहें कि ऑल जो न्यूट्रिएंट है वो दिए, लेकिन जैसे आयरन है वो अब्सेंट किया, आयरन नहीं दिया। इसी प्रकार से कोई तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हम बात करें जैसे बोरोन है उसको अब्सेंट किया, शेष सभी दिए। इसके अंदर जैसे हम ये कहें कि और जो पार्ट है, अगले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर जैसे हम ये कहें मैग्नीशियम अब्सेंट हुआ। तो ऐसे हमें एक एक जो एलिमेंट्स होते हैं या माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एक को अब्सेंट करेंगे, शेष सभी न्यूट्रिएंट देंगे, फिर दूसरे में कोई दूसरा एब्सेंट करेंगे। इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट या कहें कि जो न्यूट्रिएंट जो पार्ट रहते हैं उनके जो एब्सेंस से क्या करेक्टर या डेफिशिएंस करेक्टर जो है वो शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है सैंड कल्चर। अब जो है सैंड के स्थान पर आप दूसरे पार्ट यूज में लेने लगते हैं, जैसे वर्मिकुलाइट, जैसे प्लास्टिक चिप, जैसे क्वार्टज। यानी अब जो सैंड या सोयल को न लेकर के इनको लेने लगे और अब जो मैक्सिमम लिया जाता है वो लिया जाता है वर्मिकुलाइट। अब वर्मिकुलाइट का यूज क्यों किया जाता है, अब देखिए इसको। वर्मिकुलाइट जो रहता है, ये वर्मिकुलाइट एक है, हम ये कहें कि जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, या कहें मिनरल जो कंपोनेंट होता है, या कहें कि ये खनिज जो पदार्थ रहता है। तो ये हम कहें कि जो चट्टाने रहती हैं या कहें कि जो सोइल के अंदर मिलता है, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक तो रीजन ये होता है कि ये इनएक्टिव रहता है। कैसे होता है कि सबसे फर्स्ट में जैसे वर्मिकुलाइट है उसको किसी भी ये कहें कि जो माउंट या चट्टाने रहती है उनसे अलग करेंगे, उसके बाद जो 2000 टेम्परेचर पर इसको ब्रंट करेंगे, इसके बाद इसका उपयोग करेंगे। तो इसका यूज करेंगे तो देखिए क्यों यूज करते हैं। एक तो लाइट वेट होता है, तो लाइट वेट यानी सैंड के कंपैरिजन में लाइट वेट है। सेकंड करेक्टर कि जो सोयल जो रहती है उसके कंपैरिजन में इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, मोर होती है इसके कंपैरिजन में। इसके बाद हम बात करें कि ये कोई रिएक्शन नहीं करता है किसी भी एलिमेंट से। इसके बाद देखिए कि इस टाइप से यदि हम देखें तो इसके अंदर जो प्लांट रहता है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। तो इस टाइप से हम ये कहें कि ये जो पार्ट रहता है वर्मिकुलाइट जो है, तो इसको यूज में लेते हैं। इसको वर्मी कुलोपोनिक्स जो विधि है या मेथड है उसके द्वारा इसके अंदर यूज में लेते हैं, या विधि जो है वर्मी कुलोपोनिक्स होती है। इसके बाद थर्ड जो मेथड आता है वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें देखिए हाइड्रोपोनिक्स या वाटर कल्चर, इसके अंदर यूज करेंगे वाटर को। वर्मिकुलोपोनिक्स में वर्मिकुलाइट को, सैंड कल्चर में सोयल को, तो इसी टाइप से वाटर कल्चर में H2O को यूज करेंगे। तो जो हमें कहीं डिस्टिल वाटर रहता है उसके अंदर किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे कि इस टाइप से, यानी अब जो है एग्रीकल्चर के अंदर इसका काफी यूज है। तो इस टाइप से एक ट्यूब होती है ये, और इस ट्यूब के अंदर हम ये कहें कि जो वाटर जो पार्ट रहता है वो वाटर पार्ट जो है वो आते रहते हैं। जैसे ये ट्यूब बनी हुई है, ये ट्यूब है, यहाँ पर जो वाटर है, तो इसके साथ ही इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन जो है उसकी कमी रहती है, तो हम ये कहें कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो रहता है उसको एंट्री करवाने के लिए भी एक पार्ट रहता है या वाल लगा हुआ रहता है इस टाइप से। अब ये जो एक ट्यूब है, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर है H2O, तो इस पार्ट के अंदर भी मोटर के थ्रू जैसे H2O रहता है। और ये H2O या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हम ये कहें कि रनिंग स्टेज में रहते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस पूरे पार्ट के अंदर एक प्रकार से सराउंडेड, या कहें कि इसके अंदर जो साइक्लिक फॉर्म के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी रहती है तो हम ये कहें इसके अंदर ऑक्सीजन भी धीरे धीरे मिक्स की जाती रहती है। अब ये जो पार्ट है, ये जो ट्यूब रहती है, यानी हम ये कहें सीधा सा देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, एक जो प्लास्टिक का मोटा पाइप हुआ,
उस पाइप को दोनों साइडों से हम एक नल के थ्रू जोड़ रखा है हमने। तो वो जो नल के थ्रू के जो पाइप है या एंड पार्ट है उसके, उनको हमने किसी भी एक वाटर के जो पार्ट रहते हैं उसके अंदर जो रख देते हैं, या कहें कि वाटर के पार्ट में उसको डुबो देते हैं। तो यहाँ पर डीप करेंगे वाटर पार्ट के अंदर इस तरीके से, ये जो पार्ट है। अब ये जो वाटर है इसके अंदर इस तरीके से हम ये कहें कि ये साइक्लिक फॉर्म में ऐसे घूमता रहेगा, और साथ में यहां से ऑक्सीजन है उसको भी हमने एंट्री करवाई, तो ऑक्सीजन भी घूमती रहेगी। अब ये जो पार्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ जगह पर जैसे प्लांट जो रहते हैं, यानी यहाँ पर कोरक लगा देते हैं इस जगह पर, और कोरक में ये प्लांट लगा देते हैं। तो ये जो प्लांट है ये इस टाइप से। अब जो भी न्यूट्रेंट रहते हैं वो यहां पर न्यूट्रेंट दिए जाते हैं इसको, न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रेंट या तो इस वाटर में डिजोल्व करते हैं या अलग से देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्लांट के लिए किसी प्रकार की सोइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, केवल वाटर मॉलिक्यूल से ही रिक्वायरेबल। तो ये जो वाटर रहते हैं इसके अंदर हम जो माइक्रो न्यूट्रेंट जो रहते हैं या कहीं न्यूट्रेंट जो पार्ट रहते हैं उनको इसमें मिक्स करते हैं। अब किसी एक को, जैसे यहाँ पर हमने किया था, किसी एक को मिक्स नहीं किया और शेष बचे हुए सभी दिए, फिर उस एक को धीरे धीरे दिया जाता है, फिर हमें पता चलता है कि प्लांट ने क्या ग्रोथ की। ऐसे ही कोई दूसरा प्लांट लेंगे, फिर उसके अंदर कोई दूसरा न्यूट्रेंट है उसको देखेंगे। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल इसी टाइप की मेथड है, लेकिन इस मेथड में सोयल को यूज ले रहे थे, इस मेथड के अंदर हम सोयल को यूज नहीं लेकर केवल वाटर को लेते हैं, और इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स मेथड। तो ये हमारी विधियां थी जिनके द्वारा हम माइक्रो न्यूट्रेंट या कहें कि न्यूट्रेंट है उनके पार्ट होते हैं उनको हम ज्ञात करके कितने जो प्लांट को कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी।